चलिए देखिए, सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स। दिसंबर 22 का हम पेपर देख रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा, जो जिसके आंसर्स बहुत ही सीधे सीधे दे दिए हैं, तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। Mr. A is a partner in a partnership firm, ABN company, has received a share of profit of 3 lakh 80 from the partnership firm. What will be the taxability of such profit in the hands of Mr. A? तो आंसर क्या है? जब भी sorry, जब भी किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से, अगर पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो पार्टनर को अगेन टैक्स पे नहीं करना होता है ना। ये एग्जम्प्टेड इनकम होती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म भी टैक्स पे करेगी, पार्टनर भी टैक्स पे करेगा, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर आपको ऐसा बोले कि एचयूएफ से अगर मेंबर को शेयर मिला है, तो मेंबर को भी टैक्स पे करना होता नहीं है। ये एग्जम्प्टेड इनकम है। ये दोनों ही एग्जम्प्टेड इनकम है, और इस बार के कोर्स में इसको कवर किया गया है। डन। सेकंड क्वेश्चन बहुत सीधा है, जिसका आंसर आपको दे दिया है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थोड़ा गलती है थर्ड क्वेश्चन के अंदर। इनकम टैक्स इज डैश इन नेचर, तो इनकम टैक्स रिग्रेसिव नहीं है, ये गलत आंसर है। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का है। क्यों प्रोग्रेसिव नेचर का है? इनकम टैक्स क्या बोलता है कि भाई, मान लो अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 है, अगर आपकी इनकम 2,50,000 है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख होती है, फिर 5 लाख से 10 लाख होती है, एंड 10 लाख एंड अबाव, तो इस तरीके से 2,50,000 में 5 लाख होती है तो टैक्स कितना? 5 लाख से 10 लाख अगर आपकी इनकम होती है, तो टैक्स के परसेंटेज बढ़ते हैं, है ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5% है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटेज 10 है, ऐसा कह रहा हूँ। एग्जैक्ट ये परसेंटेज नहीं कह रहा हूँ कि यही है, बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है, तो वैसे वैसे टैक्स प्रोग्रेस कर रहा है। तो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव नेचर, नॉट रिग्रेसिव नेचर। जीएसटी की बात करेंगे ना, जीएसटी, तो जीएसटी रिग्रेसिव नेचर का आएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, अ फॉरेन सिटीजन। कौन सा सिटीजन है सर? फॉरेन सिटीजन है ना, ये है सर फॉरेन सिटीजन। फॉरेन सिटीजन है, रिसाइड्स इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे रह रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर 65 डेज। देखो, हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है। अगर प्रीवियस ईयर हमारा 22-23 है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 23-24। और हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर ये 22-23 में वो 65 डेज के लिए रहा पे रहा है। फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्यू प्रीवियस ईयर आर एज फॉलो। अब देखो, जब भी कोई 65 डेज के लिए रहता हो, फॉरेन सिटीजन इंडिया में 65 डेज के लिए रहता है, तो जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी 182 डेज वाली, तो सेटिस्फाई होगी नहीं। तो इसके और में कंडीशन थी एक, 60 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days or a more in a 4 years immediately preceding the relevant previous year। ऐसा एक था बेसिक कंडीशन। तो ये तो सेटिस्फाई होगी नहीं, ये 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। अभी आपको चेक करना है कि पिछले 4 सालों में 365 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 22-23 के पिछले 4 साल, है ना, तो कौन से हो गए? 22-23 के पिछले 4 साल, यहाँ 4 माइनस कर देने का, तो कौन सा आएगा? 18-19, फिर 19-20, फिर 20-21 एंड 21-22। चलिए, 18-19 में दिया हुआ है क्या था? 18-19 में दिया हुआ, यस, कितना है? 364 डेज। ओहो। फिर 19-20 में दिया है कितना है सर? यस, 220 डेज। समझ गए ना? 220 डेज। फिर 20-21 में 69 डेज, एंड फिर 21-22 में कितने? 3 दिन। बट ऑब्वियस है,
कि इन सबको मिला के, है ना, 365 डेज हो जाने वाले हैं। मतलब वो रेसिडेंट तो हो गया, रेसिडेंट तो हो ही गया। अभी आपको चेक करना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एडिशनल कंडीशन थी, है ना। पिछले 10 सालों में कोई भी 2 सालों क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 सालों में क्या होना चाहिए, 730 डेज यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए। तो पिछले 7 सालों में 730 डेज, ये हो रहा है क्या 730 डेज, है ना। 730 डेज और मोर, तो 364, है ना, 364, फिर 220, फिर 60, हाउ मच, 9, फिर था कितना सॉरी, फिर कितना था, 3 दिन, एंड 364, तो ये 75 डेज भी है यहाँ पे, 75। इन सबको प्लस करो, 730 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, देखो। 5 3 8 17 21 1 2 6 2 8 10 16, 16 7 23 3 2, 3 2 5 2 7, 731 हो गया, 731 मतलब 730 डेज हो गए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ गई, 730 डेज वाली कंडीशन आ गई। और 10 साल में 2 साल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रेसिडेंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे रेसिडेंट हो जाने वाला है, एंड यहाँ पे रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि 180 डेज यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी 180 डेज हो गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, मिस्टर मनोज एन इंडियन सिटीजन, देखो इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया छोड़ा है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबस, आउटसाइड इंडिया, ऑन 9th अक्टूबर 2021, पहली बार 2021 में गया। अब ये 9th अक्टूबर 2021 कौन से साल में आने वाला है, कौन सा प्रीवियस होगा, ये हो जाएगा सर 21 22, 21 22 में कौन सी तारीख को गया, 9th अक्टूबर को गया, 2021 में पहली बार गया, मतलब इससे पहले 21 22 से तो पहले, इससे पहले तो इंडिया में ही था, याद रखना। He came to India on 21st March 2023, वो इंडिया में कब आया सॉरी 21 मार्च 2023 में वापस फिर से आया। डिटरमाइन हिज आरएस ऑफ मनोज फॉर द असेसमेंट ईयर 23 24, अगर 23 24 असेसमेंट ईयर है, 23 24 असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा, जल्दी बताओ, 22 23, तो 22 23 में किस तरीके से रहा था वो, है ना। तो 22 23 में केम टू इंडिया ऑन 21 मार्च 2023 को आया, 21 मार्च 2023 को आया, है ना, सही कर रहा हूँ ना सर। 22 23 का जानना है आपको, ओके। तो 22 23 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, 31 मार्च 2023 को एंड होगा। यहां से यहां आपको जानना है कि यहाँ पे कितने दिन इसने स्टे किया था। अच्छा, गया कब था यहाँ से 9th अक्टूबर को गया था, ये 9th अक्टूबर को गया था फर्स्ट टाइम, एंड केम टू इंडिया ऑन 21 मार्च को आया था, इन 21 मार्च को आया। 21 मार्च क्या इसके बीच में आता है, यस, 21 मार्च इससे पहले आता होगा ना, इससे पहले 21 मार्च को आया। इसका मतलब तो ये होगा कि इस वाले पीरियड में यहाँ तो इंडिया में था ही नहीं, और 21 मार्च से 31 मार्च थोड़ी होने वाला है 182 डेज या 60 डेज। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये हो गया नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इसका आंसर ये है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। A resident HUF is said to be ordinarily resident in India, देखो HUF क्या हो सकता है, HUF रेसिडेंट भी हो सकता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है आपको, ऑर्डिनरी पूछ रहा है, मतलब रेसिडेंट तो है ऐसा कह, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कब होगा, है ना, ये कब होगा, बोलो। इफ कर्ता ऑफ एचयूएफ सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, सिंपल सी बात है, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसकी थियरी देख लोगे, पता चल जाएगा आपको, है ना। बोथ द एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करें तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, सिंपल है।
A foreign company say to the resident, foreign company इंडिया में रेसिडेंट कब कहलाएगी? In India only if the place of effective management in India, ये था। एंड इसमें और एक कंडीशन है कि टर्नओवर जो उसका है वो 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है, बट हमारे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इसको ही दिया है, तो यही उसका आंसर है। समझे कि नहीं समझे? अगर इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर के अंदर, पहली बात, एंड उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। बट ये इसके बारे में नहीं बोला है, क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, बट आपको इसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, तो इसके लिए आंसर ही हो जाता है। नेक्स्ट, आदि इज रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन यूएसए। पहली बात तो क्या है सर, रेसिडेंट है एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इसकी इंटरेस्ट की इनकम हो रही डिपॉजिट में, सॉरी इंटरेस्ट की इनकम है फ्रॉम डिपॉजिट यूएसए 3 लाख रुपए, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, देन हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया? अब पहली बात तो ये है कि वो है कौन? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक ये था, फिर दूसरा क्या था? वो 3 थे ना स्टेटस, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ये 3 लोग थे, याद है ना? इसमें ऐसा किया करते थे कि इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होगा, है ना? फिर हम बोलते थे फॉरेन इनकम किस किस के लिए टैक्सेबल होगा। तो फॉरेन इनकम में अलग अलग केसेस थे, बिजनेस वाला एक केस था, प्रोफेशन था, फिर बिजनेस नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया था, प्रोफेशन नॉट सेटअप इन इंडिया था, एंड अदर इनकम थी। याद आया कुछ? अदर इनकम इसके लिए टैक्सेबल थी, इन लोगों के लिए टैक्सेबल नहीं थी। तो अभी हम इसके अंदर आ रहे हैं और ये अदर इनकम में आ रहा है। ये जो डिपॉजिट की इनकम है वो कहाँ पे आती है सर? अदर इनकम में आती है। तो ये तभी टैक्सेबल होगी जब रिसीव्ड इन इंडिया है। तो इस 3 लाख में से 1/3, तो 3 लाख का 1/3 कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। वो तो इंडियन इनकम है, वो तो टैक्सेबल हो ही जाएगी, किसी के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, एंड हाउ मच टैक्स? बस, तो 1 लाख ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि बाकी का जो 2 लाख रुपए है वो फॉरेन इनकम में आता है। इसमें आएगा फॉरेन इनकम में, और फॉरेन इनकम जो है वो इसके लिए इस कैटेगरी में आती है और इसके लिए टैक्सेबल नहीं। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, Mr. Manish is resident and ordinary resident in India, previous 22 days, and having remittance of profit from his business in Dhaka, Bangladesh of 5 lakh of past financial year। याद रखना बच्चों, जब भी पास्ट फाइनेंशियल ईयर का रेमिटेंस करवाएंगे ना, पिछले साल में उसने अर्न कर लिया था, इस साल रेमिट कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, इस साल कमाया हो और इस साल रेमिटेंस कर रहे हो, फॉरेन में इस साल कमाया हो और इस साल रेमिट कर रहे हो, तो पहले वाले बंदे के लिए टैक्सेबल होता है। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी टैक्सेबल होगा नहीं। नेक्स्ट, रेसिडेंस स्टेटस ऑफ मिस्टर K for the previous year 22 is resident but not ordinary resident in India. He earned 380 from business situated at USA, control from India. The whole income from business is received by Mr. K in USA. What will be the taxable amount? अच्छा, तो जब भी ऐसा हो ना सर, इधर आ जाने थे, इधर आ जाओ, रेड में दिखाता हूँ आपको। ये बिजनेस है, बिजनेस है ना, होली का तो पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, तो ऐसे केसेस में इसके लिए टैक्सेबल, इसके लिए टैक्सेबल, इसके लिए नॉट टैक्सेबल, ऐसा था। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं केशव? कौन है सर? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली, ये है, बट नॉट ऑर्डिनरी इस कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? तो सिंपल है, 380 इसके लिए क्या हो जाने वाला है? टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? चलिए आगे, फिर से लास्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement are incorrect in respect of first previous year for the newly set up of business or profession? याद रखना सॉरी, जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म। अगर आप प्रीवियस ईयर ये बिजनेस यहाँ से स्टार्ट करते हो
बिजनेस यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपका प्रीवियस ईयर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, पहला प्रीवियस ईयर। बिजनेस आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपका प्रीवियस ईयर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, है ना। बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो प्रीवियस ईयर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, समझ गए ना। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो सकता है वो 12 महीने कम हो या 12 महीने से कम हो। तो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए, द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ दैट फाइनेंशियल 31st March। या इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड एंड फ्रॉम 31st March। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो यही तो इनकरेक्ट है। फर्स्ट बिजनेस प्रोफेशन का प्रीवियस कहां से स्टार्ट होगा, जहां से उसका बिजनेस स्टार्ट होगा ना, बिजनेस स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट होगा एंड इमीडिएट 31st March को एंड हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है ना, ठीक है। बाकी सब तो ये करेक्ट है, बाकी सब ये करेक्ट है, क्लियर ना। चलिए नाउ 12th में थोड़ा आगे पीछे हो गया, अब 12 ले जाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्संस एज पर 23 ऑफ आवर इनकम टैक्स एक्ट। कौन से पर्सन है, ये मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। पर्सन की डेफिनेशन में पता नहीं कौन कौन सा आता था। एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म इज अ पर्सन, एचयूएफ इज अ पर्सन, समझ गए ना। कंपनी है ना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ पर्सन, कॉर्पोरेट इज पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज अ पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हो गए ना, ये सभी के सभी पर्सन। यहाँ पे कुछ गलत प्रिंट हो गया है, पता नहीं क्या है। 13, which of the following income is not taxable in the same year in which it is earned। कुछ इनकम ऐसी है कुछ इनकम ऐसी है जो प्रीवियस ईयर में आप कमाते हो ना। एक्चुअली जनरल रूल क्या है, व्हाट इज द जनरल रूल, यहाँ पे इनकम अर्न करोगे तो टैक्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। इसके बाद वाले ईयर में लगेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस कि यहाँ पे इनकम अर्न करोगे टैक्स भी यही लग जाएगा। पूछा क्या है, नॉट टैक्सेबल इन द सेम ईयर, नॉट टैक्स इन द सेम ईयर। तो सैलरी की इनकम सेम ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी ना, आप प्रीवियस ईयर में अर्न करोगे, है ना, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, है ना। और फिर असेसमेंट में टैक्सेबल होगा। जबकि इन तीनों के तीनों केसेस में प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेबल हो जाएगा। एक एक्सेप्शन टू जनरल रूल है ये तीनों के केस। इसकी थियरी जरा आप पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको। चलिए, अ पर्सन हु डज नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, है ना, ये टैक्स सोर्स पे डिडक्ट नहीं करता है। अगर आपको, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करने से पहले, उस बंदे को पेमेंट करने से पहले आपको टीडीएस काटना पड़ता है। और अगर टीडीएस ना काटे तो हम क्या कहते हैं सर, डीम्ड एसएससी कहते हैं। एसएससी की डेफिनेशन पढ़ोगे पता चल जाएगा। Which of the following is not considered as income? इनकम नहीं है, सैलरी तो इनकम है, रेंट भी इनकम है, पीन मनी इनकम नहीं है। ये इनकम की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको। पीन मनी का मतलब क्या, जो हस्बैंड जो पैसे अर्न करता है, कहाँ से अर्न करता है, वो जॉब करता होगा, सैलरी से करता होगा, या पीजीबीपी में पैसे अर्न करता होगा, कुछ भी है एटसेट्रा, वो अर्न करने के बाद कुछ पैसे अपनी वाइफ को देता है घर खर्च करने के लिए। और उस पैसे में से, घर खर्च के पैसे में से वाइफ कुछ पैसे बचा लेती है, इसे हम कहते हैं पीन मनी। पीन मनी इनकम नहीं है। So and so Mr. A received a rent of 30 per month during previous 22 days from land which is situated in India and used for agriculture purpose। Suggest, है ना, ऐसी कोई भी लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो इंडिया में, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो एक्सम्प्टेड इनकम है ना। एग्रीकल्चर लैंड से अगर आपको रेंट आ रहा है तो भी एक्सम्प्टेड है। हाँ, वो पर्पस एग्रीकल्चर का होना चाहिए। नर्सरी की कोई इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से तो भी एक्सम्प्टेड है। फिर वहां पे फार्म हाउस में नहीं, एक हाउस होता है, फार्म होता है, छोटा सा हाउस होता है, इस हाउस को अगर आपने रेंट पे दिया है ना, तो भी ये भी इनकम एक्सम्प्टेड है। सब है तो इनकम एक्सम्प्टेड है, एग्रीकल्चर इनकम एक्सम्प्टेड, फुली एक्सम्प्टेड। which of the following income is partially taxable, partially taxable, है ना। तो ये पेंशन जो है ना पार्शियली टैक्सेबल है। कॉम्प्यूटेबल पेंशन, पेंशन दो प्रकार का होता है, एक तो अनकॉम्प्यूटेबल एंड कॉम्प्यूटेबल। अनकॉम्प्यूटेबल पेंशन वो होता है जो मंथली मंथली मिलता है, वो टैक्सेबल हो जाता है ना। एंड कॉम्प्यूटेबल में पार्शियली टैक्सेबल है, पार्शियली टैक्सेबल नहीं है। इस साल आपको कॉलेज में लिया नहीं है ये वाला पॉइंट,
है ना, तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। A minor son of Mr. X received interest deposit of 500 per month during previous year 22 days. Find out the amount of income that would be assessed to tax in the hands of Mr. X in respect of income of his minor child. तो लॉ ये है, exempted income ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी एसएससी कोई भी एसएससी का कोई माइनर चाइल्ड है, और अगर एसएससी अपने माइनर चाइल्ड पे कहीं पे डिपॉजिट रखता है, तो वहां से जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन उसको एग्जम्पशन मिलता है 1500 रुपए का। कितना एग्जम्पशन मिलता है? 1500 रुपए का। अगर आप माइनर चाइल्ड के नाम पे पैसे रखते हो तो गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन देती है 1500 रुपए, है ना। तो यहाँ पे इनकम कितनी हो रही थी? 500 रुपए। अगर 500 रुपए इनकम गिनो, 500 × 12 कितना हो जाएगा सर? 6000। और 1500 एग्जम्प्ट कर देगी गवर्नमेंट, तो 3500 टैक्सेबल हो जाएगा। 3500 आता है ना वेतन, चार नहीं 4500, सॉरी, 4 5 6 4500, है ना, 4500। ठीक है, तो ये आपका एक पेपर खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं यहाँ पे।